हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू देसी टीचर एंड यूरो। आज के वीडियो में हम देखेंगे यार कि जो यूज्ड कार जब हम बाई करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है और क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं एक यूज्ड कार को बाई करने के लिए। और उस कार को लेने से पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी है, उसके बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो पहली बात, कार। डू यू रियली नीड ए कार? अगर आप मान लो कैपिटल रीजन में रहते हैं, हेलसिंकी रीजन में, फिनलैंड में, ठीक है ना, तो इन जनरल मेरी नज़र में आपको कार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिगर सिटीज़ बेसिकली हैज़ वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्पेशली इन द कैपिटल एरियाज और कैपिटल रीजन्स ऑफ फिनलैंड। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, बशर्ते आपका बहुत ही छोटा बच्चा है अगर, ठीक है ना, और आप थोड़ा सा ऐसे कैपिटल एरिया में भी, रीजन में भी, आप थोड़ा सा ऐसे रीजन में रहते हैं कि भाई जहाँ बस पकड़ने में या जहाँ टैक्सी आने में आपको लग रहा है कि हाँ भाई टाइम लगता है, टैक्सी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, तो आप कार लेने का सोच सकते हो। पर इन जनरल मुझे नहीं लगता कि हेलसिंकी रीजन में और कैपिटल रीजन में, एस्पो, इन दिस एयर जो रीजन्स हैं, यहाँ पे आपको कार की ज़रूरत है, ठीक है, बशर्ते कि आपका बहुत छोटा बच्चा ना हो। क्या क्या आपको सोचना है पहले, तो आपको ये देखना है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है वो कैसी है आपके एरिया में, और आपकी फैमिली का रूटीन क्या है, फैमिली की नीड क्या है भाई, ये भी आपको देखना है भाई, ठीक है ना। अब मान लो आपके जैसे फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं नहीं भाई कार ज़रूरत है, लेनी ही लेनी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, फिर तो लेनी पड़ेगी ना। फिर आपको ज़रूरत हो या ना हो तब भी लेनी पड़ेगी। तो भाई ये सब आपको देखना है कि फैमिली नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि भाई ये आपको सोचना है, क्योंकि वो फिनलैंड में क्या होता है ना, जो कॉमन स्कूल, जो मतलब जो स्कूल्स के जो चिल्ड्रन होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही नीट और सेफ़ है फिनलैंड में, ठीक है ना। तो ये आपको बात पता होगी ऑलरेडी, या आप चूँकि आप अगर न्यू कमर से यहाँ पर आने का सोच रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ कि फिनलैंड में जो स्कूल के बच्चे भाई छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बहुत ही नीट और सेफ़ है फिनलैंड में, ठीक है ना। तो आप ये सोचो, ये सोच के तो कोई कार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिनलैंड में सब जगह नहीं, जैसे मैं अगर बोलूँ वासा में, सिटी ऑफ वासा, तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इतना अच्छा नहीं है जैसा कि हेलसिंकी रीजन का है, ठीक है ना, और अदर सिटीज़ का है। तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे कार की ज़रूरत है आपको, बशर्ते अगर आपका छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा नहीं है तो ऐसा भी नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर छोटा बच्चा नहीं है तो यहाँ भी आप मैनेज कर सकते हो, सिटी ऑफ वासा में भी। लेकिन अगर हेलसिंकी और जो कैपिटल एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अभी भी आप थोड़ा नहीं समझ पाए होंगे कि क्या आपको कार की ज़रूरत है या नहीं। तो जरा आप आगे बढ़ते हैं। तो कार मेंटेनेंस और जो ओनिंग अ कार और कार को मैनेज करना इतना मतलब बहुत सस्ता नहीं है, यहाँ पे चीप नहीं है, एक्सपेंसिव है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो कर देखते हैं एक बात। सो कार एक्सपेंसिव भाई, जो कार इंश्योरेंस, सबसे पहला जो कार इंश्योरेंस है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, 300 to 500 और 550 यूरो समथिंग लाइक। अगर आप केवल लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेते हैं आप, ठीक है, कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं लेते, केवल लाइबिलिटी के, भाई किसी को आपने मार दिया, पीट दिया किसी का कुछ, तो भाई उसको आपके इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा, आपका खुद का कवर नहीं होगा। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जनरली भी आपको कंप्लीट इंश्योरेंस लेना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो कंप्लीट इंश्योरेंस है वो बहुत महंगा पड़ जाता है भाई, 700 से 800 900 यूरो समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो मतलब सस्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग लेते नहीं, भाई सैलरी भी उस हिसाब से है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि महंगा है, ठीक है ना। इवन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ये महंगा है। कार टैक्स और व्हीकल टैक्स वो भी आपको पर ईयर देना पड़ता है, ठीक है ना। अगर नई कार आप खरीदते हैं, न्यू कार, तो 5000 और समथिंग 6000, वो तो चलो पहले उसी में हो ही जाता है वो, जब आप नई कार लेते हो। लेकिन बात करते हैं यूज्ड कार की, तो यूज्ड कार अगर आप है तब भी आपको पर ईयर व्हीकल टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे फिनलैंड में। तो कितना होता है, जैसे मान लो आपकी क्या हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक कार है, तो आपका मतलब सस्ता भी हो सकता है, 70 यूरो से लेके 130 140 यूरो तक, 50 यूरो तक समथिंग लाइक दैट, अगर आपका क्या कहते हैं हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है ना। डिपेंड करता है भाई आपका कितने साल पुरानी है, ठीक। और अगर आपका पेट्रोल कार है तो भी आपका अराउंड 140 150 यूरो से लेके 300 यूरो समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। एवरेज बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ा अप डाउन हो सकता है, मतलब इतना होता है। डीजल की कार है तो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है भैया, 300 यूरो से लेके 500 700 800 900 यूरो तक मैंने देखे हैं, ठीक है। पर ईयर टैक्स आपको देना पड़ता है अगर डीजल की कार है, ठीक है ना। बशर्ते डीजल थोड़ा सस्ता है पेट्रोल से, लेकिन मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ पर ईयर, अगर आपको डीजल की कार आप यूज़ कर रहे हो तो ये मैंने वेबसाइट दे रखी है, तो इससे आप ये वेबसाइट आप लिंक देख रहे हो ना, तो इससे आप जाके देख सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो कितना टैक्स आपको पड़ेगा आपकी कार पे,
ठीक है ना। इंस्पेक्शन भी आपको कराना पड़ता है, यूज्ड कार का हर ईयर इंस्पेक्शन होता है भाई, इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको हर साल लेनी पड़ती है, उसका भी अराउंड इंस्पेक्शन, फिर आप सर्विस कराओगे तो 350 यूरो समझ लो ना यार, ये तो आपको चाहिए पड़ेगा ना, 100-150 समझ लो इंस्पेक्शन की, और फिर आप सर्विसिंग कराओगे हर साल तो 300-350 यूरो, ये समझ लो आप, इतना तो लगेगा आपका, ठीक है ना। और दूसरा फ्यूल प्राइस भी तो सस्ता नहीं है ना भाई, वो भी तो है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, फ्यूल प्राइस भी सस्ता नहीं है। इस टाइम अराउंड 2 यूरो समथिंग चल रहा है भाई पेट्रोल का, और डीजल भी अराउंड 1.9 और समथिंग लाइक, ये तो अप डाउन होता रहता है डेली, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन ये भी सस्ता नहीं है, तो ये भी आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार जैसे मैं बोलूँ कि यार कि मेरे लिए महंगा है, भाई मेरे लिए महंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो यूज़ करना ही करना है, मैं तो हैबिचुअल हो चुका हूँ। लेकिन जो आप अचानक जो नया आता है ना, तो उसको हर चीज़ सोचनी पड़ती है। मैं स्पेशली मैं जो न्यू कमर्स के उस पर बोल रहा हूँ, जो लोग यहाँ रहते हैं, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, तो मैं नहीं बोल सकता कि महंगा और सस्ता, हाँ यार थोड़ा बढ़ेगा तो मैं भी बोलूँगा ना महंगा है, लेकिन अचानक जैसे कोई न्यू कमर आता है तो उसके लिए महंगा पड़ जाता है, करेंसी जब कन्वर्ट करता है, अरे यार ये महंगा सस्ता, अगर आपको लेनी तो आप शुरू में होती है ना आदत यार करेंसी कन्वर्ट करने की, तो इसलिए बता रहा हूँ भाई। तो अब आते हैं कि विच कार टू बाई, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड, ठीक है ना, और आपकी नेचुरल गैस बेस्ड, मतलब किस तरह की कार आपको लेना चाहिए, ये पार्ट ऑफ डिस्कशन है। और किसी ने पूछा भी था कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना। आप भी अगर कुछ आइडिया देंगे तो मैं वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन लेके बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अब इसकी बात आती है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी कार यूज़ करते हैं। अगर आप ऑफिस वर्क करें या रिमोटली काम करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, डेली जाते हैं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कुछ भी कर लेंगे तब भी आपकी 5000 यूरो से आप कहीं बाहर थोड़ा हो भी आएंगे दूसरी सिटी में भी, तब भी मुझे लगता है कि 5000 नॉट सॉरी यूरो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा तो आपकी कार नहीं चलने वाली, ठीक है ना। अगर आपकी कार बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग की कोई जॉब करें, वहाँ 10,000 15,000 किलोमीटर ऐसे 15,000 से ऊपर चलनी हो, तब तो आप सोच सकते हो डीजल का लेने का, क्योंकि कार का टैक्स बहुत ज़्यादा है डीजल पे, और पेट्रोल का है सस्ता, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेट्रोल आपकी चीपर पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये हो गया कंपैरिजन। अब बात आते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक की। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक जाहिर है सस्ता है, ठीक है ना, टैक्स भी कम है, लेकिन भैया प्राइस कार का तो महंगा है, पहले इतने सारे पैसे ले लिए, अरे पहले ही पैसे ले लिए, अगर आपने लोन लिया तो बैंक को किस्त दे रहे हो तो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट ये सब मिला के, तो ओवरऑल आपको वो भी महंगी पड़ेगी ना। अगर आप यूज्ड कार ले रहे हो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो महंगी पड़ेगी ना। हाँ पैसा है आपके पास तो खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वैसे बता रहा हूँ मैं, दिमाग वाली बात, ठीक है, तब भी आपको महंगी पड़ेगी। नेचुरल गैस भी एक अदर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नेचुरल गैस के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने ज़्यादा है नहीं। हाँ इलेक्ट्रिक कार आपकी अब काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक कार अब काफ़ी ज़्यादा उसमें आ रही है, लोग यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, और लेकिन फिर भी अगर मैं आपको रूल ऑफ थंब बताऊँ, न्यू कमर्स, ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट, वर्किंग रिमोटली, बाय पेट्रोल कार, वो आपको ओवरऑल चीपर पड़ेगी, ठीक है, बहुत चीपर पड़ेगी, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब बात करते हैं स्टेप्स की, कि जब यूज्ड कार लेते हैं तो क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं यूज्ड कार लेने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले कि रजिस्टर और टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो अगर आप किसी प्राइवेट पर्सन से खरीद रहे हैं तो उसकी आप चेक कर लीजिए भाई कि सब कुछ सही है, पर्सनल आईडी कोड चेक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन पूरे आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है। मेरा जो फिर भी आपको एडवाइस है, बिल्कुल आपको बता दूं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, यू मस्ट गो थ्रू डीलर और रिटेलर। प्लीज़ बाय द यूज्ड कार फ्रॉम रिटेलर और डीलर, बिकॉज आप किसी भी फ्रॉड से आप बच सकते हैं। कोई भी आपको ये सब प्रोसेस ये नहीं फॉलो करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या कागज़ सही है क्या गलत है। तो और मैंने एक पुराना वीडियो बनाया भी है रिंता यूपी का, आप देख सकते हो, रिटेलर से मैंने सारी कार्स भी दिखाई हैं, तो आप उनकी वेबसाइट भी मैंने पूरा लाइव डेमो दिखाया है, उस पर आप जाके पूरा देख सकते हो, पूरा एक वीडियो मैंने कार वाला जो बनाया है, ठीक है ना, वो आप पूरा चेक कर सकते हो भाई। तो मैं यही रिकमेंड करूँ, तो ये सारे स्टेप्स जो बता रहा हूँ ना, उसमें से आपको सब नहीं करने पड़ेंगे, एक आध तो करना पड़ेगा, सब नहीं करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि और अगर होगी तो वो पूरी हेल्प भी कर देंगे जहाँ से आप रिटेलर से कार लोगे, ठीक है। साथ में कार की रीसेल वैल्यू भी आपको बढ़िया मिलेगी, आप वहीं पे वापस कर सकते हो, दूसरी कार ले सकते हो, प्राइवेट पर्सन से ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। खैर, तो पहला स्टेप है आप
अगर आप किसी यूज्ड कार ले रहे हो तो रजिस्टर में आपको चेक करना है, और टैक्स इन्फॉर्मेशन और ओनर की आइडेंटिटी आपको चेक करनी है, सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक, ये भी चेक करना है कि जो व्हीकल है वो कमीशन है, जैसे तो नहीं डीकमीशन। डीकमीशन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप व्हीकल यूज़ नहीं कर रहे हो, कार यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप सोचोगे यार कार का टैक्स क्यों दूँ मैं, इंश्योरेंस क्यों दूँ बहुत ज़्यादा। तो आप क्या जाते हो, ऑफिस में जाते हो, ट्रैफिक मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के, वहाँ पे जाते हो, आप बोलते हो भाई मुझे कार डीकमीशन कर दो, तो ठीक है, तो कार डीकमीशन हो जाती है, तो आपको टैक्सेस कुछ नहीं देना है, तो आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो कार, मतलब अनयूजेबल कार है। हाँ, अगर आपको दोबारा कमीशनिंग करानी है तो भाई आपको फिर से पैसे लगेंगे कमीशनिंग कराने के लिए, ठीक है। तो अदर एक हो गया, तो आपको ये चेक करना है कि डीकमीशन तो नहीं है कार। आप टैक्स ट्रैफिक वालों को कॉल कर सकते हो ट्रैफिक पे और देख सकते हो, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि सेलर ने भाई नोटिफिकेशन दे दिया है ना ट्रांसफ़र का, कार आपको आपके नाम पे ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन दे दिया है, और डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। डिजिटल सर्टिफिकेट एक कोड होता है, ठीक है, तो वो आप ऑनर से मांग सकते हो कि वो जनरेट हो गया है, कि ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। तो जो ऑनर है जो बेच रहा है तो उसको ये करना पड़ेगा। तो जब डिजिटल कोड आ जाएगा तो 2 वीक के अंदर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना है trafficom.fi पे, ठीक है ना। मैंने वेब लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो उस पर आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको डीड ऑफ सेल बनाना है, जो कि आप फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द जो आपका सेलर है उसके लिए। डीड ऑफ सेल मतलब एक तरीके से सर्टिफिकेट, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, वो आपको बनाना है। वो भी आप trafficom.fi पे वो भी आप बना सकते हैं, लिंक आपकी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हैं। वो भी आपको करना है। इसके बाद आपको कार का इंश्योरेंस निकालना है और व्हीकल को अपने नाम से रजिस्टर करना है, ठीक है ना। लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ कैसे करना है। trafficom की वेबसाइट पे जाओगे, पर्सनल उस पे जाओगे, ठीक है, इसके थ्रू तो आपको खुद करना है। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। तो ये सारी स्टेप्स आपको करनी है। लेकिन अगर आप लेते हो कि रिटेलर से और किसी क्या कहते हैं जो कार डीलर से, जो मैंने पुराना वीडियो बनाया, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है यार, वो सब बता देगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और बाकी आप trafficom.fi की वेबसाइट पे जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत सारी मिलेगी वहाँ पे, थोड़ा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन ये सारे स्टेप्स हैं आपको करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो का रूल ऑफ थंब क्या हुआ भाई? रूल ऑफ थंब हुआ कि पहला, पेट्रोल कार लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग या कोई बहुत ज़्यादा वैसी जॉब नहीं है कि आपको दिन रात कार ही दौड़ानी है, पेट्रोल बेस्ट ऑप्शन है, चीप पड़ेगी, सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। कार सस्ती पड़ेगी, यूज्ड कार जो पेट्रोल की लोगे, ठीक है। इवन ऑटोमेटिक कार भी लोगे तब भी सस्ती पड़ेगी, और दूसरा आपको टैक्स भी कम लगेगा एज कम्पेयर टू डीजल, ठीक हो गया। दूसरा, लेना रिटेलर से। पुराना वीडियो देखो आप रिटेलर वाला, पूरा उसमें मैंने समझा रखा है कैसे कैसे सर्च करना है उससे, तो उससे आपका ये सारा प्रोसेस भी कम हो जाएगा। दूसरा, फ्रॉड से भी आप बच जाओगे। क्लियर? तो ये सारा क्लियर हो गया। तो आप समझ गए इस वीडियो को, यूज्ड कार कैसे क्या करना है, कौन सी कार बेटर, कौन सी कार अच्छी, ये पूरा क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो भाई जो आपने पूछा था, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ये वीडियो बनाने की, मैंने बना दिया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड फॉर द फर्दर वीडियोस। और अगर आप न्यू कमर है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पे आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिनलैंड के मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की। और अदर चैनल है देसी टीचर विदेश, जो जॉब्स स्कॉलरशिप्स के बारे में है फिनलैंड की, और अदर टिप्स के बारे में कैसे आप जॉब पा सकते हो, वो भी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।